need for planning. Major part of question about need for planning has been answered in the meaning of planning itself described above. Whatever the points we have discussed earlier, वो सारे points need of planning का part, right? That we said that planning involves various steps to effective implementation and executions. Because of planning, जो भी चीजें, जो भी एक्टिविटीज हैं, उनको प्रॉपरली एग्जीक्यूट करना, एक प्रॉपर तरीके से वो हर एक एक्टिविटी को कंप्लीट करना, इट्स अ पार्ट. इन फैक्ट द नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स फेसिंग इंडियन इकोनॉमी इज वेरी हाई. जो प्रॉब्लम्स हमारी इकोनॉमी जो फेस कर रही है वो बहुत हाई है. लाइक एट द स्टेज ऑफ डेवलपिंग, हम लोग जो डेवलप कर रहे हैं, न्यू टेक्नोलॉजीज को अडॉप्ट कर रहे हैं. सो दिस इज द स्टेज जहाँ पे बहुत सारे प्रॉब्लम्स हमारे इर्द गिर्द हैं जिसे हम लोग फेस कर रहे हैं. टेक द एग्जाम्पल ऑफ प्रॉब्लम्स ऑफ पॉवर्टी. देयर इज नो मेथड बाय व्हिच दिस प्रॉब्लम्स कैन बी सॉल्व्ड इमीडिएटली. मतलब हमारे पास इन सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का कोई इमीडिएट कोई प्लान नहीं है जिसकी वजह से हम लोग उसे अप्लाई करें और उसकी वजह से हमें इमीडिएट ऑन द टाइम हमें उसका रिजल्ट मिले कि हम लोग ये फॉर्मूला, ये कोई तरीका है, इसको हम लोग अगर अप्लाई करते हैं तो इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन इंस्टेंट हमें मिलेगा. हमारे पास ऐसे कोई तरीका नहीं है. There is no method by which these problems can be solved immediately. The government must collect the data to know the number of people if affected by the poverty and its nature. जैसे for example ये, मतलब कितने लोग poverty में हैं, कितने लोग उससे affected है, ये अगर डेटा में फाइंड आउट करना हो तो it's not easy task. Collection of data itself is a very huge task, keeping in the view of India's vast geographical area. हमारा geographical area के तरीके से हम लोग देखने जाए उस नजरिए से तो इट्स अ बिग टास्क कि भाई इतने सारे लोगों में, इतने पीपल में, इतना ज़्यादा पॉपुलेशन में हम लोग ये चीज़ फाइंड आउट कर पाए कि कितने लोग पॉवर्टी से अफेक्टेड हैं. Geographical areas and lack of accessibility of many areas. In the democracy, the government is duty bound to formulate policies after proper debate and discussion which takes place. Debate और discussion करने के बाद हम लोग कोई जो भी होता है डेमोक्रेसी जो होता है उसमें हम लोग ये डिबेट करते हैं या डिस्कशन करते हैं और उसके बेसिस पे कुछ ना कुछ एक कंक्लूजन आता है, उसके बेसिस पे हम लोग डिसीजंस लिया करते हैं. Then mobilization of adequate resources and provision of resources to continue the program over a long period are two most important things to solve the problems of poverty. Without proper planning, it cannot be done. Poverty वाला जो इशू है इसको सॉल्व करना है प्रॉपर प्लानिंग के बिना ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा. Planning is also necessary to avoid wasteful expenditure, minimize the cost, meet the target in the time and optional use of resources. मतलब अगर हम लोग प्लानिंग के साथ चले तो ये सारी चीजें पे हम लोग वर्कआउट कर सकते हैं. लाइक वेस्टफुल एक्सपेंडिचर हम लोग इसको दूर कर सकते हैं. मतलब बिना फालतू का एक्सपेंसेस जो हम लोग कर रहे हैं वो उससे हम लोग थोड़ा अगर रेगुलर प्लानिंग के हिसाब से चलते रहे तो ये चीजें कम हो जाएंगी. हम लोग कॉस्ट उस पर हम लोग कुछ इतना कॉस्ट लगाना है जितना हम लोग एक्सपेंडिचर उस पर करने जा रहे हैं तो वो कम हो सकता है. मीट द टारगेट इन द टाइम एंड ऑप्शनल यूज ऑफ रिसोर्सेज. मतलब टाइम पे हम लोग कोई भी जो टारगेट डिसाइड किया है उसे हम लोग फुलफिल करेंगे, उसे पूरा करेंगे. एंड यूज ऑफ प्रॉपर रिसोर्सेज, प्रॉपर का रिसोर्सेज का प्रॉपरली यूटिलाइजेशन होता है. स्ट्रेटेजी ऑफ प्लानिंग. स्ट्रेटेजीज क्या है? बाय स्ट्रेटेजी वी मीन द यूज ऑफ करेक्ट अप्रोच, method, formula for achieving the target under the plan. In first plan period of 1951 to 56, no specific strategy was adopted during the time. The government of India gave more emphasis to agriculture, keeping in view that fact that majority of India's population depend on agriculture and there was immediate issue of adequate food, again supply of aggressive फूड शॉर्टेज. इसका बहुत ज़्यादा इनिशियल पीरियड में प्रॉब्लम आ रहा था. एग्रीकल्चर और फूड का शॉर्टेज जो था हम लोग बहुत ज़्यादा फेस कर रहे थे बिकॉज ऑफ नॉट प्रॉपर प्लानिंग एट द फर्स्ट 5 years plan 1951 to 56. The first 5 years plan was a great success as the targeted growth rate was achieved. So India was in a position to adopt a long-term strategy for planning in the future. बट हम लोगों ने जब प्लानिंग वाला स्टार्ट किया तो प्लानिंग हम लोग करते गए फ्यूचर के लिए तो हम लोग एक अच्छा सक्सेस मिलने लगा. द डेवलपमेंट स्ट्रेटजी वाज अकॉर्डिंगली स्पेल्ड आउट एक्सेप्टली इन द सेकंड प्लान पीरियड ऑफ 1956 to 61.
The strategy was to give emphasis on one, industrialization, two, within the industrialization or more emphasis on heavy industries. Industries के अंदर within the industrialization more emphasis on the heavy industries. इन चीजों पे हम लोगों ने ज़्यादा focus on किया. Justification on the strategy of industrialization. In order to address the problem related to the poverty, unemployment, economic growth, self-reliance, etc., the Indian planners adopt the strategy of industrialization in the country in general and establishing heavy and basic industry in the particular. ये एक जो poverty वाला issue था, इसको हम लोग कम करने के लिए हम लोगों ने स्टार्टअप किया कि लाइक इंडस्ट्रियलाइजेशन किया जाए, establishing heavy and base industries, short term small scale industries, big scale industries, ऐसे हम लोगों ने प्लान उसको एस्टैब्लिश करना स्टार्ट किया, जिसकी वजह से क्या होगा कि एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, और एम्प्लॉयमेंट मिलने की वजह से क्या होगा तो हमारी जो पॉवर्टी था तो उसे हम लोग कम कर सकते हैं. India's population has been over dependent on agriculture. पूरा की पूरा यानी जो हमारा जो पॉपुलेशन होता है वो किस पे डिपेंडेंट था? एग्रीकल्चर पे. Resulting in crowding of rural areas, pressure on land, fragmentation of land holding, underemployment and unemployment with fixed amount of land available for cultivation. More population makes the amount of per capita availability of land very small or nil. This has resulted in the inequality in distribution of land and ultimately affecting agriculture production badly. इसकी वजह से agriculture production भी बहुत ज़्यादा affect हो रहा था. Industrialization is only answer to shift the surplus labor engaged in agriculture to industries and release the pressure on the land. हम लोग एग्रीकल्चर जो वर्कआउट कर रहे हैं, जो उसके ऊपर डिपेंडेंट है, तो उनको थोड़ा सा ट्रांसफर किया जाए, थोड़ा सा उनको मूव करवाया जाए इंडस्ट्रीज की तरफ, जिसकी वजह से लैंड के ऊपर जो एग्रीकल्चर के ऊपर इतना प्रेशर हुआ तो वो कम हो और थोड़ा इस तरफ भी डिवाइड हो. Industrial activities provide more job opportunities than agricultural activities. Because इसका एक कारण भी है, क्योंकि agricultural activities हमें इतना ज़्यादा employment opportunities, job opportunities नहीं देता है, but instead industries जो है वो हमें ज़्यादा job opportunities दे रही है. So industrialization will help getting employment for the jobless in the country. Industrialization is necessary for the growth of agriculture itself. अब एग्रीकल्चर की ग्रोथ के लिए भी इंडस्ट्रीज इतनी जरूरी है, बिकॉज जो क्या बोलते हैं, जो भी सारी मशीन्स वगैरह है, अगर मशीन्स को करना है, बनाना है, तो उसके लिए इंडस्ट्रीज होना जरूरी है. तभी वो इंडस्ट्रीज में से हम लोग वो मशीन्स न्यू टेक्नोलॉजीज को बाहर ला पाए, जिसकी वजह से कल्टीवेशन क्रॉप प्रोडक्शन करना इजी हो जाए. एग्रीकल्चर करना जो है, एग्रीकल्चर जो है क्रॉप प्रोडक्शन करना हमारे लिए इजी तो हो जाए, जिसकी वजह से ज्यादा क्रॉप हम लोग प्रोड्यूस करते हैं. तो खुद एग्रीकल्चर को भी इंडस्ट्रीज की इतनी जरूरत पड़ने लगी. Industries use raw material from agriculture, and agriculture sector means industrial equipments and machinery such as pump, set, tractor, electricity, etc. मतलब इंडस्ट्रीज वालों को भी एग्रीकल्चर की उतनी जरूरत है और एग्रीकल्चर वालों को भी इंडस्ट्रीज की इतनी जरूरत है. एस्टैब्लिशमेंट ऑफ basic and heavy industries must be given priority. Examples of basic and heavy industries are iron and steel, aluminium, heavy chemicals, heavy electricals, etc. There are capital goods industries. Every economy needs such type of industries because they produce machinery and equipment need to establish other industries which can produce consumer goods for the satisfaction of wants. Industries जो consumer goods बना पाए, जिसकी वजह से क्या होगा कि जो कस्टमर है उसकी needs, उनकी जो wants है उसे satisfy किए जाए. So the heavy industries are the backbone of the economy. Heavy industries जो बड़ी-बड़ी industries है वो हम लोग उसे backbone of the economy बोल सकते हैं. Let us highlight. Heavy industries are the backbone of the economy. It should be noted that after the adoption of heavy industry strategies, the government of India created public sector to establish and manage
such industries. Public sector भी start किया गया कि इसको मैनेज किया जाए, इंडस्ट्रीज को मैनेज किया जाए. Some of the examples are Steel Authority of India Limited, SAIL, Steel Authority of India Limited, Bharat Aluminium Company BALCO, BALCO, Bharat Heavy Electrical Limited BHEL, National Aluminium Company NALCO, etc. Beside heavy and basic industry, Indian government has also given emphasis on developing the micro, in the small and medium industries. That these industries are defined on the basis of investment limit and can be established by the private individuals. The advantage of these industries include promotion of self-employment as well as generating employment for the use of local resources, reducing inequality of income as they can owned by the individuals. मतलब ये जो इंडस्ट्रीज है जो स्मॉल लेवल्स पे डेवलप हो रही है उसकी वजह से क्या होगा कि नियर बाय जो भी इंडस्ट्रीज यहाँ पे भी सेटअप हुआ है उसके नियर बाय रिसोर्स अच्छे तरीके से यूज हो पाएंगे, वहाँ के लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल पाएगा और इनइक्वालिटी जैसी चीजें भी नहीं रहेंगी, वो भी रिड्यूस हो जाएगा. सो हियर न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी. As stated above, the heavy industry strategy was implemented under the ownership and management of public sector. Public sector के ownership और management के अंदर बड़ी-बड़ी industries जो है वो चल रही थी. The government made a budgetary provision for the public sector to create infrastructure and establish industries. Government ने कुछ provision बनाए कि public sector जो है वो establish किया जाए, उसका infrastructure जो है उसको establish किया जाए, infrastructure को increase किया जाए. The process went on for more than 3 decades. 3 decades तक ये process चलता रहा. However, an evaluation of the performance of the public sector by the government itself found that barring a few more than a half of the public sector units have been running on losses. मतलब इसका जब इवोल्यूशन करने में आया, जब गवर्नमेंट ने खुद ने ये जो सेक्टर्स थे पब्लिक सेक्टर बाय द गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट को पता चलता है कि हाफ ऑफ द सेक्टर्स ऑफ पब्लिक सेक्टर वो लॉस में चल रहे हैं. There was a gross mismanagement and labor problem falling the public sector units. मतलब mismanagement दिखाई दे रहा था और labor problem create दिख रहा था. So it was a major shock to the government to find all this shortcoming of public sector. ये बहुत बड़ा problem एक था, वो shock लगा उनको भी देखकर. The failure of public sector on a various fronts was seen as one of the major reasons for the lack of all around development of the country in the areas of industrialization. Industrialization वाले areas में ये एक हमारा minus point था. इसकी वजह से overall development नहीं हो पा रहा था. Because of overall development इस चीज के कारण हम लोग industrialization ये जो industries वाला part चल रहा था उसमें थोड़ा problem create चल रहा था. Removal of poverty and unemployment etc. Poverty को निकालना और unemployment को निकालना, ये जो हम लोग का उन्होंने जो थाना हुआ था जिसकी वजह से इसलिए हम लोगों ने इंडस्ट्रीज को इतना प्रोविजन अलग-अलग बनाए, बट उसमें इंस्टेड को यही देखने मिल रहा है कि वो लॉस में चल रहा है. So hence in 1991 the central government came out with a new economic policy resolution. Central government जो है वो 1981 में न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के साथ आए. मेन फीचर्स ऑफ दिस पॉलिसी आर, उस पॉलिसी में मेन फीचर्स थे लिबरलाइजेशन, privatization and globalization. This is an IMP point for you that in 1991 the central government came with a new economic policy resolution which is liberalization, privatization and globalization. These are the features of this policy. Right. The policy is also popularly called as LPG model. LPG model of development. This is called LPG model of development. Liberalization, privatization, globalization. Let us go in detail. Meaning of and need for liberalization. Liberalization क्यों? Liberalization means withdrawal of controls and regulations by the government on establishment and running of industries in the country. Countries में जो गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशंस चल रहे थे उनको थोड़ा लिबरल कर दिया जाए, उनके ऊपर से वो हटाकर उनको थोड़ा फ्री कर दिया जाए.
Till 1991, all the public sector units were practically under the government, even if they were called autonomous bodies. There were lots of inventions by the ministries of the government in the functioning of all the public sector. This resulted in the politicization and fall in professionalism and efficiency. In order to overcome these problems, the government decided to stop political intervention in the running of public sector unit by signing a memorandum of understanding. Memorandum of understanding ये sign out करने के बाद, ये document sign out करने के बाद, in order to overcome the problem of government, decided to stop political intervention. Political जो part जो था, वो जो हो रहे थे, involve हो रहे थे, तो उनको हटाया जा सकता है by signing the memorandum of understanding. According to this, the management of public sector units will be given autonomy to function, but they will also be accountable. मतलब वो function करने के लिए free है, but उनके वो जो accounts होंगे उस पे इनका ध्यान जरूर रहेगा. But they will also be accountable. उनके accounts जो है उनको पे ध्यान रखा जाएगा. Another important feature of the liberalization is to do away with the license system को भी liberal कर दिया. Earlier, it was mandatory for any private individual or organization to seek a permission from government to start any industry activity. कोई भी industrial activity को start करने के लिए government से permission चाहिए होती है. Like we will call this license system. उसको license system कहा जाता था कि कोई भी अगर industry से related कोई भी work start करने जा रहे हैं तो हमें license होना जरूरी है. But उसे भी थोड़ा liberal कर दिया गया. There was a heavy rush and long queue before the window of concerned government department to get a license. अब license लेने के लिए भी एक लंबी सी लाइन, जो भी government department जहाँ पे भी था, जहाँ पे license लेना था, वहाँ पे बड़ी-बड़ी सी queue, बड़ी-बड़ी सी लाइनें देखने मिल रही थी. This system slowly gave rise to delay in the getting license. अब इसके कारण हो रहा था, delay हो रहा था, इतने सारे लोगों को license देना, जिसकी वजह से क्या हो रहा था, delay हो रहा था. Government officials started taking bribes to clear files. Such corrupt practices brought bad name to the government. So in 1981, government decided to abandon the license system and allow the interested individuals to start their industry activity without any permission. तो उनको government ने कहा कि you can start your industries without any government permission. However, the permission is still required only in case of strategic industries such as medicine, defense equipments, etc. सारी के सारे इंडस्ट्रीज को ये लिबरलाइजेशन नहीं लागू हुआ था. उन्होंने कहा था कि अगर कोई इंडस्ट्री मेडिसिन से रिलेटेड है, मतलब मेडिसिन डिपार्टमेंट्स मेडिसिन बनाने वाली है या फिर डिफेंस इक्विपमेंट्स बनाने वाली है, तो उन्हें लाइसेंस सिस्टम होना जरूरी है. मीनिंग ऑफ एंड नीड फॉर प्राइवेटाइजेशन. प्राइवेटाइजेशन implies this opening of the door of industrial activities. प्राइवेटाइजेशन करने से इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज के डोर्स ओपन हो गए टू द प्राइवेट सेक्टर्स which was exclusively reserved for public sector only except nuclear enemy and defense. Since basic and heavy industries were strictly under public sector, there was no room for competition. जब तक बेसिक और हैवी इंडस्ट्रीज जो स्ट्रिक्टली पब्लिक सेक्टर के अंडर थी, तो उनके पास कोई कंपटीशन का रूम नहीं था, कोई कंपटीशन का लेवल नहीं था. द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज deteriorate due to the lack of competition from other companies. Because of lack of competition, companies ये competition जैसा feel कर ही नहीं थी. As a result, the consumers were the major losers because they did not get quality product and delivery system, and other services were also very poor. So the government decided to encourage the entire public sector in the areas earlier reserved for public sector only. As a result, private sector's entry was seen in the telecommunication, civil aviation, etc. फिर प्राइवेट सेक्टर में को हम लोगों ने टेलीकम्युनिकेशन के पार्ट में भी इंक्लूड होते हुए देखा, टेलीकम्युनिकेशन के इंडस्ट्रीज के साथ भी डेवलप होते हुए देखा, सिविल एविएशन वालों को भी. The government also decided to disinvest some of the public sector companies by selling the part of their asset. Meaning of and need for globalization. Globalization is a process in which attempts are made by the different countries in the world to allow free flow of goods and services.
labor technology, investment, etc. India is a member of World Trade Organization WTO. India is also the member of World Trade Organization WTO, which is the nodal agency to promote globalization. Globalization को promote करने के लिए. In 1991, industrial policy India adopted soft attitude towards the foreign companies to do their business in India in order to promote competition. Competition को promote करने के लिए हम लोगों ने बाहर के देशों के साथ भी हम लोगों ने वर्कआउट करना स्टार्ट किया. It also committed itself to abolish or reduce tariffs on import of commodities. बाहर से चीजें मंगवा रहे हैं, इंपोर्ट करते वक्त भी उसके ऊपर जो टैक्स, जो ड्यूटीज जो लगती थी, जो भी चार्जेस लगते थे, उसे भी कम कर दिया गया. ऑन द अदर हैंड, इंडिया आल्सो अडॉप्टेड द पॉलिसी टू प्रमोट एक्सपोर्ट. ऐसी भी पॉलिसीज को अडॉप्ट किया गया जिसमें हम लोग एक्सपोर्ट को प्रमोट कर रहे हैं. एक्सपोर्ट यहाँ से इंडिया से बाहर की कंट्रीज में जो चीजें भेज रहे हैं, उस पे भी हम लोगों ने वर्कआउट करना स्टार्ट किया. द गवर्नमेंट आल्सो अलाउड फॉरेन कंपनीज टू होल्ड 51% शेयर और मोर in case of other collaboration with Indian companies, so that they can function freely and as the owner. मतलब more than 50% तक शेयर बाहर की कंपनीज के ओनर्स रख सकते हैं, क्योंकि वो फ्री फील करे फंक्शन में एंड एज द ओनर, वो ओनर जैसा भी फील करे. दिस will also facilitate transfer of latest technology in Indian territory. Achievements of economic planning. Economic planning in India was started in 1951. As said earlier, there were certain objectives of economic planning which include achieving economic growth in terms of increase in real national and per capita income, increase in the level of employment, removal of inequality in the distribution of income, removal of poverty, ensuring social economic justice, etc. इतनी सारी चीजों को अचीव करने के लिए हम लोगों ने इकोनॉमिक प्लानिंग करना स्टार्ट किया. By 2014, India has completed 63 years of planning and has entered into 12th plan period. It has high time to know the achievements of planning, keeping in the view in objective. प्लानिंग का ऑब्जेक्टिव देखते हुए कुछ अचीवमेंट्स हम लोगों ने की बाय प्लानिंग, व्हिच इज अचीविंग अचीवमेंट्स इन इकोनॉमिक ग्रोथ. इकोनॉमिक ग्रोथ में हम लोगों ने क्या क्या अचीव किया. अचीविंग इकोनॉमिक ग्रोथ वाज अ मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लानिंग. ये हमारा मेजर ऑब्जेक्टिव था कि हम लोग ग्रोथ, इकोनॉमिक को ग्रोथ करने के लिए करें. टू अचीव ग्रोथ, it is necessary to achieve increase in national income and per capita income, as well as increase in production of agriculture and industry sector. हम लोग ने per capita income को increase करने के लिए भी इतना ही सोचा था, इतना ही प्लानिंग को अपनाया था. और increase in the production of agriculture and industrial sector. एग्रीकल्चर का जो प्रोडक्शन है वो भी इंक्रीज होता रहे. इंडस्ट्रीज है वो भी इसमें इंडस्ट्रियल सेक्टर जो है वो भी बढ़ते रहे. A view of different plans show that the first 5-year plan was success and is achieved growth rate of 3.6% against a target of 2.1% growth rate in the national income. Then, except 5th and 6th plan during the other plan period is from 2nd to 11th 5 years plan, the target growth rate in national income could not be achieved. ये कुछ 5th और 6th plan था during the plan period from 2nd to 11th 5 years plan, जब लोगों ने टारगेट ग्रोथ जो था, जो मैंने टारगेट रखा था, तब वो अचीव नहीं हो पाया. Similarly, the per capita income has attained growth, but the rate of growth has been very slow. Rate of growth था वो थोड़ा slow चल रहा था. For example, during the first 30 years of planning, the per capita income grew at a very slow rate of 1.2%. 1.2% per year. इतना स्लो हमारा जो था चल रहा था हम लोग का ड्यूरिंग द फर्स्ट 30 इयर्स ऑफ प्लानिंग. पर कैपिटा इनकम, जो पर कैपिटा इनकम हमारी जो है वो पर कैपिटा इनकम जो थी हमारी वो इतनी स्लो चल रही थी, 1.2% पर ईयर. रिसेंटली दिस growth rate has increased to some extent. Coming to agriculture, the food grain production has gone up
from 51 million tons at the beginning of first 5 years to 257.4 million tons in 2011 and 12. Particularly the production of rice, wheat has been spectacular, but production of pulses and oilseeds etc. has been below target. ये below target रहे pulses and oil. Wheat has been spectacular. Wheat production wheat जो था वो थोड़ा हाई रहा. Particularly production of rice, wheat has been spectacular. वो spectacular basis पे थे, level पे थे. और ये pulses और जो oilseeds जो थे वो low below target रहे. In terms of industrial development, a major achievement has been the diversification of Indian industries. There has been expansion of transport. Transport के industry में हम लोग को expansion दिख रहा था, and communication growth in generation and distribution of electricity, and considerable progress in the steel, aluminium, engineering goods, chemicals, fertilizers, and petroleum products. During the planning period, the per capita availability of consumer goods and other initial items has increased. ये सब चीजें increase हो रही थी. क्या तो planning period के टाइम per capita availability of consumer goods जो थे initial items has increased considerably. जो कुछ items थे जो consumer goods पे जो थे वो increase होते जा रहे थे. The goods worth mentioning here include cereal, sugar, milk, egg, edible oil, tea, clothes and electricity. ये increase होते जा रहे थे. Creation of infrastructure. अब second point था कि infrastructure में क्या growth हुआ हम लोगों को देखते हैं. India has achieved a target deal in the area of creation of infrastructure. Infrastructure create करने में हम लोगों ने target achieve किया. There has been large expansion in the road and railways network. बहुत ज़्यादा expansion देखने मिला कि roads जो थे वो पक्के बनते गए, जो पहले जो कच्चे हुआ करते थे अब वो डांबर वाले जो होते हैं वो पक्के बनते गए, और रेलवे नेटवर्क्स भी हमारे बढ़ते गए. डोमेस्टिक एयर ट्रैवल हैज इंक्रीज सिग्निफिकेंटली. डोमेस्टिक जो हमारा एयर ट्रैवल था वो भी इंक्रीज हुआ. एक्सपांशन ऑफ इरिगेशन एंड हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स हैज बीन गिवन बूस्ट टू एग्रीकल्चर प्रोडक्शन. इरिगेशन ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स जो थे हैज गिवन अ बूस्ट टू एग्रीकल्चर प्रोडक्शन. इसकी वजह से एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को हम इंक्रीज करते हैं. There has been growth in establishment of towns and cities due to the increase in urban infrastructure. Urban infrastructure की वजह से क्या होने लगा? Growth in establishment of towns and cities. Towns और cities का हमको increase देखने मिला. Due to the increase in urban infrastructure. Urban infrastructure के increase होने की वजह से. Communication network in the form of mobile telephony, internet has expanded tremendously. इंटरनेट भी एक्सपांड हुआ. डेवलपमेंट इन एजुकेशन के इस पार्ट में भी डेवलपमेंट देखने मिला. वन ऑफ द ब्राइटेस्ट एरिया ऑफ अचीवमेंट ऑफ प्लानिंग हैज बीन द डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन इन इंडिया. प्लानिंग की वजह से सबसे अच्छी तरीके से अगर कोई एरिया में डेवलपमेंट दिखा तो वो था एजुकेशन. There has been a significant increase in the enrollment of children at school level. There are 378 universities and 18,064 colleges in India, which is good development of higher education. इतने universities बन गए थे और इतनी colleges बन गई थी, which is a good development of higher education. India has also 1.52 lakh higher secondary and 10.43 lakh primary and upper primary schools. इतनी schools India के पास तब थी. अब तो इससे ज़्यादा होंगी. Development of science and technology. Another significant area of achievement has been the growth in science and technology. और दूसरा जो development देखने मिला because of planning was in science और technology के department में. Include the increase in technical skill and manpower. India's march in space research has been noticed by the developed countries. डेवलप कंट्रीज ने भी हमारा स्पेस का जो रिसर्च था उसका ध्यान दूसरी कंट्रीज को भी इंडिया के इस रिसर्च पे गया. इट हैज मेड इम्पैक्ट इन द फील्ड ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी एज वेल. टुडे इंडियाज डिफेंस डिपेंडेंस ऑन फॉरेन एक्सपर्ट्स फॉर कंसल्टेशन हैज रिड्यूस्ड.
हम लोग जो दूसरों के पास से कंसल्टेंसी लेते थे, दूसरी कंट्रीज के पास से सजेशंस आइडियाज लेते थे, अब वो कम हो गया। अब हमारी खुद की इतना लेवल है कि हम लोग खुद ही सब कुछ प्लान कर पा रहे हैं और उसे इंक्रीज कर पा रहे हैं। ऑन द contrary, it is now able to send technical experts to many foreign countries in the Middle East, Africa, etc. Expansion in foreign trade. This is the last point, जिसमें foreign trade में भी expansion देखने मिला. Due to the industrialization in the economy, India's dependence on import of capital goods has delivered. इंडस्ट्रियलाइजेशन करने की वजह से क्या हुआ कि इंडिया का जो डिपेंडेंस था इंपोर्ट ऑफ कैपिटल गुड्स, जो कैपिटल गुड्स जो थे वो हम लोग बाहर से जो इंपोर्ट किया करते थे वो कम हो गया। मैनी आइटम्स व्हिच वर इंपोर्टेड अर्लियर आर बीइंग प्रोड्यूस्ड डोमेस्टिकली, जो हम लोग पहले बाहर से मंगवाया करते थे अब वो हम लोग हमारी कंट्री में उसे प्रोड्यूस कर रहे हैं। Due to the industrial progress, India is also able to export manufacturing and engineering goods. हम लोग इंडस्ट्रियल में जो ग्रोथ आने लगा, प्रोग्रेस होने लगा, इस वजह से क्या हो गया कि हमारे यहाँ के भी हम लोग गुड्स बाहर भेजने लगे। एक्सपोर्ट मैन्युफैक्चरिंग एंड इंजीनियरिंग गुड्स, हम लोग इसको एक्सपोर्ट करना भी स्टार्ट कर दिया, ना बल्कि सिर्फ इंपोर्ट करना, अब हम लोग एक्सपोर्ट भी करने लगे बिकॉज ऑफ प्लानिंग।